नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों से, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड-19 से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा पूरी। प्रधानमंत्री सोमवार को देंगे चर्चा का जवाब। सत्ता पक्ष ने दोहराई किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। विपक्ष का किसानों के मुद्दे के समाधान पर जोर। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, जाति के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए किसानों का मामला। कृषि कानून पर किसानों को किया जा रहा है गुमराह। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, विरोध के बावजूद कोई बता नहीं पा रहा कानून की खामियां। किसानों की आय 2 गुना करने के मकसद से लाए गए कृषि कानून। विपक्ष के गतिरोध के चलते लगातार चौथे दिन बाधित हुई लोकसभा की कार्यवाही। नहीं हो सकी धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए देश के वैज्ञानिकों को सराहा। सोमवार शाम 4 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एरो इंडिया शो के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में भारत के लगातार मजबूत होने का सबूत है। एरो इंडिया 2021। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा आयात को 2020 तक कम से कम $2 बिलियन तक कम करने का सरकार का लक्ष्य। अगले वित्त वर्ष में डबल डिजिट में दौड़ेगी अर्थव्यवस्था। आरबीआई ने 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 10.5% रहने का जताया अनुमान। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा पूरी हो गई और सोमवार को चर्चा का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन भी सांसदों ने प्रमुखता से खेती और किसानों के मुद्दे पर अपने विचार रखे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर सरकार का पक्ष साफ किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने सदन में कृषि कानूनों पर विपक्षी दलों का तर्क सुना। सभी ने कानूनों की आलोचना की, लेकिन कोई भी सदस्य या किसान संगठन कृषि कानूनों के प्रावधानों की कमियां नहीं बता पाए। कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। कृषि मंत्री ने यह साफ किया कि उन्होंने किसान संगठनों के साथ 12 बार वार्ता की और बार बार यही कहा कि वे क्या बदलाव चाहते हैं, इस बारे में बताएं। कृषि मंत्री ने कहा कि संशोधन के प्रस्ताव का ये मतलब नहीं कि कानून में कुछ गलत है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी
हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रतापूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। दिए जाने वाले उद्बोधन में भी कृषि मंत्री ने कहा कि नए कानून के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा और एपीएमसी के बाहर ट्रेड होता है तो किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के टैक्स को समाप्त करता है। ट्रेड एक्ट में ये प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर विरोध केवल एक राज्य तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि किसानों को उकसाया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर गुमराह किया जा रहा है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। तीसरे दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आज सीपीआई सांसद बिनोय विस्वम ने आगे बढ़ाया। उन्होंने शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी योजना की जरूरत बताई। बीजेपी सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि ये तीनों कानून संसद में व्यापक चर्चा के बाद पारित किए गए। चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। The governments should be very keen to understand the real issues of the youth of this country. The gravest issue is unemployment, sir. I request the governments to think of ensuring a progressive National Employment Guarantee Act in the Manrega model to help the youth in the urban places and the rural places also. सरकार ने खुद ही जब कहा है कि 1.5 साल के लिए हम कानून को अबेंस में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो एक बार पूरे तरह से इसको हटाकर नए सिरे से कानून लाने की सबसे बात करके कोशिश करिए। उसमें सभी का सहयोग, हमारा भी सहयोग आपको मिलेगा। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा है, भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। एकजुटता की बात की है। अगर ये बात सच है तो गत 3 महीनों से दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार क्यों लगी है?
आज इन किसानों से ज़मीनों की उनकी लेन देन करके, उनके पट्टे करा करके, उनके ठेके में ले करके आप उनको इस ज़मीनों से महरूम करना चाहते हैं। इसीलिए वो परेशान हैं कि इसके बाद इन ज़मीनों का क्या होगा और हमारे साथ क्या होगा। 11 मीटिंगें हो ली, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो सरकार कहती है कि ये तो किसान के हक में है, लेकिन किसान कहता है ये हमारे खिलाफ है। तो किसान की बात माननी चाहिए। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ दो बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे, सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है, 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की, अभी भी बातों के लिए हम तैयार हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया, 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का, आप भी करिए। सर्वोच्च सदन ने बड़े मतलब चर्चा के बाद जिसको पारित किया है, हो सकता है चर्चा के बारे में आपके मत अलग अलग होंगे, मगर चर्चा तो हुई थी, और उसको क्या हम इस तरीके से गिरवी रख पाएंगे? मतलब सवाल केवल कानूनों का नहीं है, सवाल आंदोलन का नहीं है। सब आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं, आदर की भावनाएं, किसी ने उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इस सदन को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड करे। नरेंद्र मोदी जी की जो आधुनिकता की परिभाषा है, उस परिभाषा में मैं बताना चाहता हूं डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, डी यूरोपियनाइजेशन ऑफ आइडियाज, डी यूरोपियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इन 3 बातों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। 120 लेबोरेटरीज थी 1 अप्रैल के दिन, आज हमारी 2229 लेबोरेटरीज हो गई। ये देश के लोगों की उपलब्धि जिसकी हम सराहना करते हैं, इसमें सब लोग शामिल, पूरा देश एक होकर मुकाबला करता है। इसलिए एक व्यक्ति, एक सरकार, एक दल नहीं, ये मैं बात कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट रूप में। चाहे वो आईसीयू के बेड्स बढ़े हैं, 1,75,000 से बढ़ के 15 लाख हो गए। पूरे देश ने, हर राज्य ने अपना अपना काम किया, तो सबकी सराहना करना राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है। विभिन्न दलों के सांसदों ने भी धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। मतलब जो अभी किसान बिल जो आया है, तो इस किसान बिल के संबंध में मतलब हमारा कहना ये है कि भाई नरेंद्र मोदी जी किसानों के होठों पर सत्ता में दूसरी बार आए हैं, और नरेंद्र मोदी क्यों किसानों के खिलाफ बिल लाएंगे? प्रधानमंत्री जी के मन में ये है कि ये समस्या दूर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि और उसका मेरी समझ नहीं आता कि हर चीज़ का मजाक क्यों उड़ाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं एक कॉल दूर हूं, इसका ये मतलब नहीं कि फ़ोन करिए आप मुझे। प्रधानमंत्री जी का इसका ये मतलब है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा तैयार हैं बात करने के लिए, और एक भी किसान अगर दुखी होता है तो प्रधानमंत्री जी को कष्ट होता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं। मान लीजिए केंद्र सरकार ने कमीशन की बात रखते हुए 1.5 गुना वृद्धि करी होती, तो C2 1560 के ऊपर 1.5 गुना वृद्धि होती तो कितना होता? 2,340 रुपए। कितनी वृद्धि हुई? 1,750 रुपए। तो ये 1,750 रुपए कहां आया? तो पहली बात स्पष्ट है, स्वामीनाथन जी और उनकी कमेटी जो कहती थी कि C2 के ऊपर 1.5 गुना बढ़ाइए, आपने बढ़ाया नहीं। उच्च सदन में चर्चा के दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों की मामले को जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। मैं एक विषय सबका ध्यान में लाना चाहता हूं, इस विषय को जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, किसान किसान है, थैंक यू सर। नहीं तो कोई स्टेट का है तो स्टेट का है, मगर उसमें जाति नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा, उन्होंने कहा, कोई पत्रकार ने कोई पत्रकार ने ऐसा लिखा, किसी ने भी कहा होगा, लिखा होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं। मीडिया को रोकना चाहिए। मैंने पॉइंट नोट किया। लोकसभा में अवरोध की वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी आगे की चर्चा नहीं हो पाई। ये लगातार चौथा दिन था जब लोकसभा में अवरोध से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई। शाम 4 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसद कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अवरोध के बीच प्रश्नकाल शुरू कराया। स्वास्थ्य और परिवार
मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के टीके से संबंधित कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में कोरोना वायरस का टीका तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसके बाद अवरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। शाम 6 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी अवरोध जारी रहा। हालात में बदलाव नहीं देखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 8 फरवरी यानी कि सोमवार शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए पहले फेज में हमारे 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए अधिकांश जो सहयोग है वो हमें पीएम केयर्स फंड के माध्यम से मिला है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आने वाले समय के अंदर 27 करोड़ और देश के लोगों को जो 50 साल से ऊपर के हैं और 50 साल से कम के जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको भी आने वाले समय के अंदर देश में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को सभा की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने इतने कम समय में इतने उन्नत किस्म के वैक्सीन तैयार किए और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। उम्मीद करता हूं कि वे आगे भी इसी तरीके से सेवा में अपना योगदान देते रहते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये उम्मीद जताई है कि सरकार और किसान संगठन मिलकर समाधान जरूर निकालेंगे। इस मसले पर कृषि मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने। किसान आंदोलन चल रहा है। भारत सरकार ने अनेक दौर की चर्चा किसानों से की है। एक के बाद एक प्रस्ताव भी उनको दिए हैं, लेकिन अभी मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया है आंदोलन को समाप्त करने का। सरकार के प्रस्ताव यूनियन के पास हैं। मुझे आशा है वो चर्चा करके अपने मत से हमको अवगत कराएंगे और सरकार और किसान यूनियन मिलकर निश्चित रूप से समाधान का रास्ता खोजने में सफल होंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। लेकिन सवाल उठता है कि जहाँ तक एमएसपी की बात है, अभी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान ये बताया कि चाहे दाल हो, कपास हो या चावल हो, उसकी रिकॉर्ड जो है खरीदारी हुई और सरकार ने उसका भुगतान भी किया है और एमएसपी में व्यापक बदलाव भी देखने को मिला है। तो आखिर बात फंस कहाँ पर रही? नहीं, देखिए, दरअसल एमएसपी का जो विषय है उस विषय में भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करना प्रारंभ किया और उपार्जन के वॉल्यूम को भी बढ़ाया। पहले गेहूं और धान की खरीद होती थी, अब तिलहन और दलहन की भी खरीद हो रही है और उसका जो वाजिब दाम है वो किसान तक पहुंच रहा है, किसान को उसका फ़ायदा हो रहा है। एमएसपी पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर से पाबंदी अब खत्म हो रही है। जम्मू में बिजली विकास विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने आज इस बारे में ट्विटर पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। प्रदेश में इस साल जनवरी में 2G इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया। इसके बाद कुछ जिलों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं भी फिर से शुरू की गई थीं। बंगलुरु में चल रहे 3 दिवसीय एरो इंडिया शो का आज रंगारंग समापन हुआ। समारोह के आखिरी दिन कई लड़ाकू विमानों के अलावा राफेल ने भी अपने करतब से वहां लोगों को मंत्रमुग्ध किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एरो शो को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कई स्टार्टअप्स के जरिए सेना की काफी मदद की जा रही है। Through this platform, many startups are developing new technologies and products for military use. This is helping us develop indigenous innovation and self-reliance in defense technologies. In the 29 innovation challenges,
issued by the Indian military and defense public sector undertakings, and from over 1,200 applications from startups, around 100 winners referred to as IDEX innovators have been selected so far. 2015 से 2020 के बीच भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए हो गया है। बंगलुरु में एरो इंडिया शो के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार 2022 तक रक्षा आयात को कम से कम $2 बिलियन तक कम करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमें 2025 तक $25 बिलियन के डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन और $5 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करना है तो इसमें एरोस्पेस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि एरो इंडिया 2021 के दौरान हमने 128 समझौता ज्ञापन, 19 TOT, 4 हैंडिंग ओवर, 18 उत्पाद लॉन्च और 32 प्रमुख घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए। यानी कि कुल मिलाकर ये 201 का आंकड़ा भव्य है। एरो इंडिया 21 में भाग लेने वाले 45 MSME को 203 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। 121 MOUs, 19 transfer of technology, 4 handing over, 18 product launch and 32 major announcements is the vindication that Aero India 2021 has been a grand success. And icing on this cake is rupee 203 crore worth of orders backed by 45 MSMEs during the Aero India 21. This has been possible only because of the event was organized both physically and virtually. केंद्रीय बैंक आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत मौद्रिक उदार रुख को बनाए रखा है। 3 दिन की चर्चा के बाद आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने अपने फैसलों की घोषणा कर दी। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया और रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा। रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बनी रहेगी। वहीं CRR 3% ही रहेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया कि कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वित्त वर्ष 2021-22 में हो जाएगी। Going forward, the Indian economy is poised to move in only one direction, and that is upwards. It is our strong conviction, backed by forecasts, that in 21-22 we would undo the damage that COVID-19 has inflicted on the economy. After the chaos and despair of the year gone by, through which we have sailed together and shall continue to sail ahead, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिकवरी के संकेत और मजबूत हुए हैं और सामान्य हो रहे सेक्टर्स की सूची लगातार बढ़ रही है। उन्होंने 2021-22 के बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और अनुसंधान समेत अलग अलग क्षेत्रों पर दिए गए जोर को देखते हुए 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2% कर दिया गया है। The Union Budget 21-22 has provided a strong impetus for revival of sectors such as health and well-being, infrastructure, innovation and research, among others. This will have a cascading multiplier effect going forward, particularly in improving the investment climate and reinvigorating domestic demand, income and employment. The investment-oriented stimulus under the Atmanirbhar 2.0 and 3.0 given during the peak of the pandemic has started working its way through and is improving the spending momentum along with the quality of public investment. Both will facilitate regaining India's growth potential over the medium term. इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत वित्त वर्ष 2021-22 के बजट का स्वागत किया है।
IMF ने कहा है कि भारत का बजट वृद्धि पर केंद्रित है और यह एक मजबूत और समावेशी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। IMF ने खाद्य सब्सिडी को बजट में शामिल कर राजकोषीय पारदर्शिता के उपायों की भी सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनप्रतिनिधियों और सरकारों से बिना किसी देरी के गरीबों तक विकास की किरण पहुंचाने की अपील की। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने सांसदों से सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए सांसद निधि का उपयोग करने का भी आग्रह किया ताकि गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सांसदों को अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। It's very important for the MP to follow up with the authorities concerned to ensure that there are no bottlenecks in the timely execution of the projects and their fruits reach the people. That the members of parliament, they must be like role models for others, public representatives, both in conduct, in contribution, in attending parliament, in making valuable suggestions including criticism. एमपी-लेड्स फंड से कराए जा रहे कार्यों पर तीसरे पक्ष की निगरानी के सरकार के फैसले पर खुशी जताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में कई सकारात्मक पहलू हैं जिससे लोगों तक विकास की तेजी पहुंच सकती है। उपराष्ट्रपति ने इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए संसदीय समितियों द्वारा किए गए सुझावों का भी उल्लेख किया। Asset creation, that is very much important. I'm happy that the government has put in place third party monitoring of MP-led works for their execution in a transparent manner. While the monitoring reports pointed to some shortcomings in the implementation of the scheme, there are quite a large number of positive conclusions. This MP-led scheme was announced basically to empower people's representatives by enabling them to serve their constituents. The parliamentary committees too has been making a number of suggestions to further improve it. They have emphasized the need for timely release and proper utilization of funds, as also the need to have a mechanism to monitor the quality of works projects and so that they are timely completed. पश्चिम बंगाल के बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी दिल्ली में आज निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने किया। उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि जिन पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक दलों के साथ साठगांठ का आरोप है, उन्हें चुनाव ड्यूटी से बाहर रखा जाए। भूपेंद्र यादव ने संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। मालदा में यात्रा शुरू होने से पहले जेपी नड्डा कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष मालदा जिले के शाहपुर गांव में किसानों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे मालदा में फुआरा रोड से रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा तक रोड शो करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों ने कल एक बार फिर से चक्का जाम करने का आह्वान किया है, लेकिन 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर सुरक्षा बंदोबस्त को और मजबूत किया गया है। बैरिकेडिंग के साथ साथ पुलिस बल की संख्या को भी बढ़ाया गया है। अभी तमाम बॉर्डर पे जहाँ पे इनकी मौजूदगी है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है ताकि कोई उपद्रवी दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। और साथ में जब भी इस तरह से बंद या चक्का जाम का कॉल होता है तो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस होते हैं, पुलिस अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट्स पे उनकी तैनाती होती है। तो तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करके उसको कायम रखें और कहीं पे भी उपद्रव होने पर उसको तुरंत कानून के गिरफ्त में लाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को
बार बार धोएं।